अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करने हैं अपने थेरेप्यूटिक्स के जो 100 MCQs हम कर रहे हैं, उसका जो पार्ट है वो है 60 टू 70 MCQs करने हैं, यानी 10 और MCQs करेंगे। अगर आप बीच में से स्किप करते हुए वीडियो आ रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पहले 10 देखेंगे तो उसके बाद ही आप नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। आपके पास जैसे टाइम की फिजिबिलिटी बनती है आप 10-10 करके MCQs देख सकते हैं। आज हम करेंगे 10 मज़ीद MCQs जो कि हमारे नंबर किए जाएंगे 60 टू 70 MCQs। तो विदाउट एनी ड्यू डिले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। 25-year-old male basketball player complains of patellar tendinopathy. What should be प्रायोरिटाइज्ड इन हिज रिहेबिलिटेशन? बास्केटबॉल प्लेयर है, 25 साल का है, पटेलर टेंडिनोपैथी की कंप्लेन कर रहा है। क्या आप रिहेबिलिटेशन में प्रायोरिटाइज करेंगे? ए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉर क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग्स, बी eccentric strengthening of the quadriceps to reduce tendon strain, C high intensity plyometric exercises for explosive power, D rest and complete cessation of activity until pain resolves. कोशिश करें आप साथ के साथ खुद इसे आंसर करें ताकि आपकी जो मेमोरी में है काफ़ी देर तक ये कंसोलिडेट कर सकें। तो करेक्ट आंसर आपके पास बी eccentric strengthening ऑफ द quadriceps टू रिड्यूस टेंडन स्ट्रेन। ये आपकी प्रायोरिटाइजेशन होनी चाहिए कि आपने eccentric strengthening करवानी है क्वाड्स की। eccentric strengthening exercises are highly effective for treating the tendinopathy as they help load the tendon in controlled manner and promote healing by stimulating collagen remodeling। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट है, क्योंकि इसी के थ्रू आपकी क्या होगी, रिहेबिलिटेशन ईजी होगी और कोलेजन की स्टिमुलेशन होगी ताकि वो क्या हो, रीमॉडलिंग उसकी हो सके। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। अ 32-year-old ऑफिस वर्कर हैज़ डेवलप्ड कार्पल टनल सिंड्रोम ड्यू टू रेपिटेटिव टाइपिंग। टाइपिंग कर करके ऑफिस वर्कर ने अपनी कार्पल टनल सिंड्रोम को जो है वो डेवलप कर लिया, उस कंडीशन को। क्या थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज रहेगी जो उसके लिए मोस्ट बेनिफिशियल रहेगी? ए रिस्ट फ्लेक्सर की स्ट्रेंथनिंग, बी नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेज फॉर मीडियन नर्व, सी हैवी ग्रिप स्ट्रेंथनिंग, डी इंटेंसिव टाइपिंग ड्रिल्स। यहाँ पे आपको आंसर क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है तो आपके लिए आंसर गेस करना बहुत इजी है। करेक्ट आंसर है बी, कि आप नर्व ग्लाइडिंग करेंगे, किसकी, मीडियन नर्व की करेंगे, क्योंकि मीडियन नर्व ही ट्रैप होती है आपकी कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर। नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस हेल्प इंप्रूव मोबिलिटी ऑफ द मीडियन नर्व, रिड्यूसिंग सिम्टम्स ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। A 55-year-old man with stroke wants to start an exercise program to manage his condition. अब 55 साल का बंदा है और उसको क्या हुआ है, फालिज का अटैक हुआ है, स्ट्रोक है, सीवीए है, उसको एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग स्ट्रोक दैट अफेक्ट्स द अपर एक्सट्रीमिटी? अच्छा, ये आपको मैं एक ट्रिक भी बता दूं। जब हम पीपीएससी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, पीपीएससी में ये होता है कि आपके क्वेश्चन इसी तरीके से बहुत लेंथी, मतलब 4-4 5-5 लाइन्स पे आते हैं और आखिर में आके अब देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी था। क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन अपर एक्सट्रीमिटी में क्या आ सकती है, यानी ऊपर वाले पार्ट से कोई लेना देना ही नहीं है कि 55-year-old है, उसको स्ट्रोक हुआ है, उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। उसने सिर्फ इतना पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग अ स्ट्रोक दैट अफेक्ट्स द अपर एक्सट्रीमिटी। तो ये बिल्कुल ही क्वेश्चन इस तरह से अलहदा हो जाता है और इस तरह से पीपीएससी में बहुत से सवाल आते हैं जो कि आपका टाइम सेव करते हैं अगर सिर्फ आप लास्ट लाइन पढ़ लें। ए हाइपरटोनिया, बी शोल्डर सबलक्सेशन, सी रिस्ट ड्रॉप, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है डी, ये सारी ही कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। Stroke can lead to various complications in upper extremity including hypertonia, shoulder subluxation and wrist drop due to motor control loss. Motor control loss की वजह से ये सब कुछ देखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट के अंदर रिप्रेजेंट हो, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस मिलती हैं आपको अमूमन। तो ये एक भी हो सकती है किसी पेशेंट के अंदर, दो भी हो सकती हैं, सारी भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास पेशेंट की क्या सिवियरिटी है, कितना लॉस हो चुका है और किस तरीके का उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। A 60-year-old woman diagnosed with moderate chronic obstructive pulmonary disease COPD के साथ है, 60-year-old patient है, seeks to start an exercise program। अब उसने एक्सरसाइज प्रोग्राम, शी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ माइल्ड डिस्निया ऑन एक्सर्शन, यानी कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है जब वो एक्सर्शन करती है, बट इज़ अदरवाइज स्टेबल, बाकी वो ठीक रहती है। अगर वो एक्सर्शन ना करे तो वो ठीक रहती है। कंसिडरिंग हर पल्मनरी फंक्शन एंड द नीड फॉर ऑप्टिमल कंडीशनिंग विदाउट एग्जैसरबेटिंग हर सिम्टम्स, यानी उसके सिम्टम्स नहीं बढ़ने चाहिए उसकी पल्मनरी कंडीशन को देखते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज मॉडलिटीज़ वुड प्रोवाइड द मोस्ट बेनिफिट इन इम्प्रूविंग हर एरोबिक कैपेसिटी, मस्कुलर इंड्योरेंस एंड ओवरऑल फंक्शनल कैपेसिटी? यानी आपने इसकी पूरी कंडीशन को मद्देनजर
मद्देनज़र रखते हुए कौन सी मोडेलिटी या कौन सी टेक्निक उसके लिए बेनिफिट रहेगी जिसके अंदर उसकी मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ सके, फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ सके। ए हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग विद वर्क टू रेस्ट रेशो और 1:1, यानी कि थोड़ा काम कर ले, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर ले, फिर रेस्ट कर ले उतने ही टाइम के लिए, 5 मिनट अगर वो करेगी अपनी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करे तो 5 मिनट ही रेस्ट करे, इंक्लूडिंग रैपिड स्प्रिंट, और साथ में रैपिड स्प्रिंट्स भी आप इंक्लूड करें। बी लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी रखें, कॉन्टिन्यूस एरोबिक एक्सरसाइज करवाएं जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग परफॉर्म्ड एट 50 to 70% ऑफ मैक्सिमल हार्ट रेट विद ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी का आपने वर्कआउट कराना है और ग्रेजुअल प्रोग्रेशन करानी है, और मैक्सिमल हार्ट रेट कितना होना चाहिए, 50 to 70% जाए उसका। C. Resistance training using heavy weights and low repetitions, focusing on lower limbs to increase power output. D. Isometric exercises found on maintaining a sustained contraction of upper and lower extremities to enhance muscular strength without joint movement. तो क्या करेक्ट आंसर है इसमें से? बी ऑप्शन करेक्ट है कि आपने क्या करना है, क्योंकि उसके अंदर बड़ी एक बात लिखी गई कि 50 to 70% ऑफ हार्ट रेट नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें पता है उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जब स्टार्ट हो जाएगा तो हार्ट रेट भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा। एक्सर्शन हमने नहीं करवानी, लो टू मॉडरेट रखिए, ना हाई इंटेंसिटी की तरफ लेके जाना है, ना उसे रेजिस्टेंस और हैवी वेट्स की तरफ लेके जाना है, और ना ही उसमें हमने लोअर लिम अपर लिम को फोकस करना है। हमने उसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि अपर जहाँ चेस्ट एरिया वाला टारगेट है, कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, और वो भी लो से मॉडरेट में। तो एरोबिक एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसकी सारी ही फंक्शनल कैपेसिटी जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। तो ऑप्शन बी मोस्ट सूटेबल मोस्ट रेलिवेंट आंसर है, तो वही आपका आंसर करेक्ट है। For patients with COPD, low to moderate intensity continuous aerobic exercise such as walking or cycling are critical in improving aerobic capacity and enhancing respiratory muscle endurance while minimizing the risk of exacerbations. Aerobic exercises at 50 to 70% of heart rate maximum improves cardiovascular health, increase oxygen uptake efficiency, and is associated with fewer symptoms of dyspnea compared to high intensity interval training. Gradual progression is essential to avoid sudden increases in intensity that could provoke respiratory distress. Resistance training and isometric exercises, though beneficial, would not optimally address the patient aerobic conditioning needs and may be contraindicated in some cases due to their increased demand on respiratory muscles. तो ऑप्शन जो आपका बी है वो रेलिवेंट है, बाकी ऑप्शन आपके इररेलिवेंट है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। Question number 65. A 70-year-old woman with a history of multiple falls and complaints of instability, एक आपकी 70 साल खातून है, वो क्या है, बार बार गिरने की उनकी हिस्ट्री है और इंस्टेबिलिटी की है, while walking is being assessed for a fall prevention program. अब कौन सा आपने प्रोग्राम देना है, फॉल प्रिवेंशन प्रोग्राम देना है। शी इज़ अदरवाइज इन गुड हेल्थ, बाकी वो ठीक है, यानी कि अगर गिरने वाली बात ना करें तो काफ़ी उसकी हेल्थ अच्छी है, बट हर बैलेंस इज़ नोटेबली इम्पेयर्ड, लेकिन उसका बैलेंस ठीक नहीं है, स्पेशली इन सिचुएशंस रिक्वायरिंग क्विक एडजस्टमेंट और नेविगेटिंग अनइवन सर्विसेज। सबसे ज़्यादा कब ख़राब होता है, जब उसे क्विक पोस्टल चेंज करना हो, यानी कि कहीं से मुड़ना हो या फिर कोई अनइवन सरफेस पे चलना हो, तब वो उसका बैलेंस और ख़राब हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज मोडालिटीज़ वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल इन इन्हांसिंग हर पोस्चर कंट्रोल, प्रोप्रियोसेप्शन एंड डायनामिक बैलेंस, देयरबाय रिड्यूसिंग हर रिस्क ऑफ फ्यूचर फॉल्स। तो कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए, कौन सा प्लान बेनिफिट रहेगा ताकि आप इन्हांस कर सके उसका पोस्चर कंट्रोल, प्रोप्रियोसेप्शन और उसके फ्यूचर रिस्क ऑफ जो फ्यूचर फॉल्स है उसको आप मिनिमाइज कर सकें। ए सीटेड लेग प्रेस विद अ फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग द लोअर एक्सट्रीमिटी मसल्स फॉर स्टेबिलिटी। B. Single leg balance exercise incorporating visual and tactile distractions to improve proprioception and reactive balance. C. High intensity plyometric training such as box jump to increase lower limb power and reaction time. D. Bicep curls with progressive resistance to maintain upper body strength for functional tasks. करेक्ट आंसर है आपका बी, सिंगल लेग बैलेंस एक्सरसाइजेज इंकॉपरेटिंग विजुअल एंड टेक्टाइल डिस्ट्रैक्शंस टू इम्प्रूव प्रोप्रियोसेप्शन एंड रिएक्टिव बैलेंस। ये क्या रहेगी आपकी सिंगल लेग स्टांस, सबसे बेस्ट रहेगी। सिंगल लेग बैलेंस एक्सरसाइजेज आर क्रिटिकल फॉर इम्प्रूविंग पोस्चरल स्टेबिलिटी, प्रोप्रियोसेप्शन एंड एबिलिटी टू मेक क्विक बैलेंस करेक्शन which are crucial for fall prevention. Incorporating challenges such as closing the eyes or adding tactile perturbations, for example soft cushion underfoot, simulates real life situations where the body must adjust to unexpected shifts in position or surface instability. This approach strengthens the body's ability to maintain balance during dynamic movements, which directly reduce the risk of falls. While strengthening exercise like seated leg press can improve muscle strength, they do not adequately address balance issues. High intensity plyometric training may be too strenuous, यानी too strong हो जाएंगी and can carry
an elevated risk of injury in older adults. Bicep curl, though useful for maintaining upper body strength, do not target the postural and proprioceptive systems necessary for fall prevention. यानी कि बाइसेप कर्ल भी आपका टारगेट नहीं करेगा, सीटेड लेग भी नहीं करेगा, हाई इंटेंसिटी से फॉल के रिस्क और इंजरी और फ्रैक्चर के रिस्क ज़्यादा हैं. तो बेस्ट कौन सा आंसर है आपका? बी, सिंगल लेग बैलेंस एक्सरसाइजेस. Question number 66. A 40-year-old runner is experiencing pain along the bottom of his foot, diagnosed as plantar fasciitis. 40-year-old runner है, पेन हो रही है बॉटम द फुट पे और उसे प्लांटर फेशियाइटिस डायग्नोज किया गया है. विच एक्सरसाइज वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट. ये आपने बार बार देखना है कौन सा स्टेज आपको बताया हुआ है और उसी के अंदर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हमें देना होता है. तो इनिशियल स्टेजेस हैं, कौन सा ट्रीटमेंट सही रहेगा? ए, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग फॉर स्ट्रेंथनिंग. बी, काफ स्ट्रेचेस एंड प्लांटर फेशिया स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग. सी, इंटरवल ट्रेनिंग. डी, लेग प्रेसेस. करेक्ट आंसर है आपके पास बी कि आप काफ को स्ट्रेच करें और फिर साथ में प्लांटर फेशिया स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग करवाएं. स्ट्रेचिंग द काफ मसल्स एंड प्लांटर फेशिया कैन रिड्यूस टेंशन ऑन प्लांटर फेशिया एंड एलिविएट पेन. अच्छा, इन चारों ऑप्शन में से क्योंकि हमें सेलेक्ट करना था तो बी रेलिवेंट है, लेकिन इनिशियल स्टेज की बात की जाए तो इनिशियल स्टेज के अंदर क्योंकि जब हम अर्ली प्रोग्राम देते हैं तो उसके अंदर हम रेस्ट और माइल्ड चीज़ें करवाते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेचिंग के ऊपर नहीं लेके जाते हैं. ये मैंने आपको टेबल पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है. लेकिन हमें चार ऑप्शन में से जब सेलेक्ट करना होता है तो मोस्ट रेलिवेंट आंसर यहाँ पे बी था. लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास रेस्ट और फिर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज होती या फिर थोड़ी सी माइल्ड चीज़ें होती तो हम उस ऑप्शन को भी प्रेफर कर सकते थे. इस केस के अंदर जो चारों ऑप्शन है बेस्ट और रेलिवेंट आंसर आपका बी ही है कि काफ की स्ट्रेचेस करवाएं और साथ में प्लांटर फेशिया स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग दें ताकि पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो सके. तो बी करेक्ट है इस केस के अंदर. क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे. अ 30-year-old टेनिस प्लेयर हैज़ डेवलप लैटरल एपिकंडलाइटिस, जिसे हम टेनिस एल्बो भी कहते हैं. 30 साल का टेनिस प्लेयर है, टेनिस एल्बो डेवलप हो गई है. विच टाइप ऑफ थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज शुड बी इंट्रोड्यूस टू मैनेज दिस कंडीशन. कौन सी थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज करवानी चाहिए ताकि ये कंडीशन मैनेज हो सके? ए, कॉन्सेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिस्ट फ्लेक्सर्स, कि आप कॉन्सेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग करवाएं रिस्ट फ्लेक्सर्स की. बी, इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिस्ट एक्सटेंसर्स. डी, कॉन्टिन्यूस लोड ट्रेनिंग फॉर एंड्योरेंस. डी, स्ट्रेंथन बाइसेप एंड ट्राइसेप. अगर आपको ये पता है लेटरल एपिकंडाइल के ऊपर मसल्स कौन सी अटैच होती हैं तो आपके लिए आंसर गेस करना बहुत इजी हो चुका होगा. तो करेक्ट आंसर आपके पास जो है वो बी है, इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिस्ट एक्सटेंसर्स. आपके जो लेटरल एपिकंडाइल है उसके ऊपर आपके रिस्ट के एक्सटेंसर्स होते हैं और मीडियल एपिकंडाइल के ऊपर फ्लेक्सर्स होते हैं. तो ये क्वेश्चन में इसलिए भी हमारे लिए ईजी हो गया कि आपने जो टारगेट करना है वो एक्सटेंसर्स को करना है और एक्सटेंसर्स की क्या करवानी है? इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग करवानी है, ना कि कॉन्सेंट्रिक. Eccentric exercises for the wrist extensors help reduce pain and improve function in patients with tennis elbow. तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या है? आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे. अ 75-year-old man with a history of myocardial infarction, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, इज बिगिनिंग अ कार्डियक रिहेबिलिटेशन. 75-year-old है, हार्ट अटैक हो चुका है यानी MI हो चुका है, अब उसे कार्डियक रिहैब देनी है. ही इज़ इन स्टेबल कंडीशन. अब कंडीशन स्टेबल है बट इज़ कंसर्न अबाउट हिज फिटनेस, लेकिन अपनी फिटनेस को लेके काफ़ी कंसर्न है. व्हाट शुड बी प्रायोरिटाइज इन अर्ली स्टेजेस ऑफ रिहैबिलिटेशन. तो जब आपने प्रोग्राम स्टार्ट करना है अर्ली स्टेजेस ऑफ रिहैब में आप क्या करेंगे? ए, हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग देंगे टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव फिटनेस. बी, लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज विद अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन टू enhance cardiovascular endurance. C, stretching and flexibility exercises to improve joint mobility. D, complete rest with minimal physical activity until all symptoms are resolved. करेक्ट आंसर है आपके पास बी कि आप लो टू मॉडरेट करें, क्योंकि जब वो आपके पास रिहैब के प्रोग्राम के लिए आ रहा है क्योंकि उसने का हिस्ट्री रह चुकी है, ना कि वो भी सफ़र कर रहा है. अगर ये होता ना कि हॉस्पिटल से अभी आपके पास आ रहा है तो शायद हम मिनिमल एक्टिविटी से स्टार्ट कर सकते थे कि जब तक रिजॉल्व ना हो, लेकिन वो हिस्ट्री बता रहा है कि MI की हिस्ट्री थी, सब चीज़ें स्टेबल है, कंडीशन अब स्टेबल हो चुकी है, अब फिटनेस पे ध्यान देना है. तो फिटनेस पे जब ध्यान देने के लिए आ ही रहा है तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज को स्टार्ट करवा देंगे. तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है. इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ cardiac rehab following a myocardial infarction, low to moderate intensity aerobic exercises is essential for improving cardiovascular endurance and functional capacity. It helps improve circulation, reduces the risk of recurrent MI, यानी बार बार दोबारा MI ना हो, and promotes overall heart health. Gradual progression allows the body to adapt safely. High intensity resistance training or complete rest would not be suitable at the stage. ना आपने हाई स्ट्रेस करवानी है और ना ही आपने बिल्कुल रेस्ट करवाना है, और स्ट्रेचिंग वाला आपका पॉइंट इरेलीवेंट है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। अ 22-year-old सॉकर प्लेयर हैज सस्टेन्ड अ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन है यानी टीयर हो गया हैमस्ट्रिंग मसल का ड्यूरिंग अ मैच। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल ट्रीटमेंट इन फर्स्ट 48 आवर्स। 48 आवर्स में आपने पहले क्या करना है? हीट थेरेपी एंड डीप टिश्यू मसाज देंगे। बी रेस्ट आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन देंगे जिसे राइस प्रोटोकॉल कहते हैं। सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज देंगे या डी वेट ट्रेनिंग करवाएंगे ताकि उसका जल्दी रिकवर करे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके पास? ऑब्वियसली ये सबके लिए इजी होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। रेस्ट आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन राइस प्रोटोकॉल हेल्प्स रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड मैनेज पेन इन द एक्यूट फेज ऑफ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन। किसी भी एक्यूट फेज में हम राइस प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली जब आपके 24 से 48 आवर्स के बीच में हो। Question number 70. A 35-year-old runner with patellofemoral pain syndrome, runner's knee, wants to continue running. अब runner's knee है, patellofemoral pain syndrome है, which therapeutic exercise should be included to manage his condition? कौन सी exercise करवाएंगे ताकि वो अपनी condition को manage कर सके और फिर running को भी start कर सके? A. Knee extensions with heavy resistance. B. Strengthening exercises for quadriceps, particularly the vastus medialis oblique. Full squats. C option full squats. D. High intensity sprints with intervals. करेक्ट आंसर है बी। क्वाड्स को आप टारगेट करें, वीएमओ को टारगेट करें। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज फॉर द क्वाड्रिसेप्स पर्टिकुलरली द वास्टस मीडियालिस ऑब्लीक। स्ट्रेंथनिंग द वीएमओ हेल्प स्टेबलाइज द पटेला एंड रिड्यूस पेन एसोसिएटेड विद पटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम। इससे मिलते जुलते मैंने आपको बहुत से क्वेश्चंस करवा दिए हैं पटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम की। अगर आप सीरीज़ के बिल्कुल स्टार्ट से देखते हुए वीडियोज़ आ रहे हैं तो आपको ये अब तक क्वेश्चन सारे ईजी हो चुके होंगे क्योंकि काफ़ी ऐसे क्वेश्चन मिलती जुलती कंडीशंस के साथ आए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए आंसर इस टाइम पर बहुत ईजी हो चुके होंगे। Question number 71. A 50-year-old woman with history of chronic neck pain presents with limited cervical range of motion and reports frequent headaches associated with her neck stiffness. Imaging reveals mild degeneration of cervical disc at C5 and C6. Which of the following exercise intervention would be most beneficial in addressing her symptoms and improving cervical mobility? A. Cervical traction combined with postural correction exercise. B. Dynamic strengthening exercises for the upper trapezius and levator scapulae. C. Stretching exercise focused on posterior cervical muscles. D. Low load isometric exercises targeting the deep cervical flexors and scapular stabilizers. इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके दूंगी क्योंकि हम 10 क्वेश्चंस करके अपलोड कर रहे हैं। आप कहीं से भी स्टार्ट करना चाहें वीडियो कर सकते हैं, लेकिन ये जितनी आप थेरेप्यूटिक्स के और बाकी सीरीज़ के क्वेश्चन देखते जाएंगे आपके लिए कंपेटिटिव एग्जाम को क्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा, चाहे वो पीपीएससी का है, एनटीएस का है या कोई और एग्जाम अगर आप दे रहे हैं। तो ये वीडियोज़ के साथ बने रहें। तब नेक्स्ट पार्ट के लिए आप डेफिनेटली जो है सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड।